आइए प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं आज हम कक्षा 10 के गणित की प्रश्नावली 3.5 पर। तो देखिए दोस्तों, आइए इसके बारे में मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ, सारे सवाल कराने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरी बनाई गई वीडियो से कोई भी लाभ मिलता है, मेरा पढ़ाया हुआ आपकी समझ में आता है, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक गुरु की गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है। ठीक है, यदि आप मुझसे कुछ सीखते हैं तो आपके लिए बस इतनी ही गुरु दक्षिणा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए हर कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ा सकूँ, कोशिश कर सकूँ। समझ रहे हैं आप? तो आइए इसी वीडियो में मैं बात करता हूँ प्रश्नावली 3.5 की। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पहला सवाल कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक, यदि अनेक हल अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्रगुणन विधि के द्वारा हमें हल करना है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप बात को? यानी कि अगर उसका समीकरण का कोई अद्वितीय हल है तो उसे वज्रगुणन विधि के द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए मैं पहले आपको यही बता देता हूँ कि किस समीकरण के अद्वितीय हल होंगे, किसका कोई हल नहीं होगा, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं अपनी इस टॉपिक पर। तो देखो, मान लो मैंने आपको पहले भी समझाया है, पिछली वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा करके आया हूँ कि यदि हमारी समीकरण दी हुई होती हैं, ठीक है ना, कितनी समीकरण होती है भाई? दो समीकरण दी हुई होती हैं, a1x प्लस b1y और प्लस के c1 बराबर 0। ठीक, इसी तरीके से एक दूसरी समीकरण दी हुई होगी, a2x प्लस b2y और प्लस के c2 बराबर 0। ये भी हमारी इसी तरीके से कोई ना कोई दूसरी समीकरण दी हुई होती है। समझ गए आप बात को इतनी? तो ये पहली समीकरण और ये हमारी दूसरी समीकरण। अब इन समीकरणों से ही मान निकालते हैं। ठीक है ना, ये व्यंजक हैं, समीकरण के व्यंजक होते हैं। ठीक, यानी कि x की गुणांक में हमेशा a1 का मान मिलेगा और y की गुणांक में हमेशा v का मान मिलेगा। समझ गए ना आप? x की गुणांक में a का मान मिलता है, y की गुणांक में v का मान मिलता है। ठीक, पहली समीकरण से पहले मान मिलेंगे, दूसरी समीकरण से दूसरे मान मिल जाते हैं। समझ गए आप बात को? और c1 और c2 तो आप जानते हैं, ये कोई भी एक अचर पद हो सकता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। अगर ऐसी कंडीशन हो क्या कि अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं हो किसके, b1 अपॉन b2 के, तब हमारी कंडीशन कहती है कि ये जो अप्लाई किया जाएगा इसको बोल सकते हैं हम कि समीकरण के अद्वितीय हल हैं। कैसे हल हैं? अद्वितीय हल। समझ गए आप मेरी बात? इस समीकरण के कितने हल हो सकते हैं? अद्वितीय। कब अद्वितीय हल कब होंगे? जब a1 अपॉन a2 बराबर नहीं हो b1 अपॉन b2 के। इसी तरीके से एक दूसरी बात क्या है कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और बराबर नहीं हो किसके, c1 अपॉन c2 के। तब ऐसी कंडीशन में क्या होता है? तब ऐसी कंडीशन में होता है कि इसके कोई हल नहीं होंगे। ठीक, कोई हल नहीं। ठीक है, समझ गए आप इतनी बात? इसी तरीके से एक तीसरा और होता है क्या कि वहाँ होता है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और बराबर c1 अपॉन c2। ठीक, इतनी बात आप सभी की समझ में आ चुकी होगी अच्छी तरीके से। तो ऐसी कंडीशन में होते हैं इनके अनेक हल। कितने हल होते हैं ऐसी कंडीशन में? अनेक हल होते हैं इनके। ठीक है, समझ गए आप? ये फॉर्मूले मैं आपको पहली वीडियो में भी अच्छी तरीके से बता के आया था, लेकिन मैंने आपको फिर से एक बार रिवाइज करा दी है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है और समीकरण दी है कि x माइनस के 3y माइनस के 3 बराबर कितना है, 0। तो समीकरण नंबर 1 और 3x यानी कि 3x माइनस के 9y माइनस के 2 बराबर 0, ये समीकरण नंबर कौन सी है हमारी? ये समीकरण नंबर है हमारी 2। अब हम यहाँ से a1 और a2 और b1 b2 c1 c2 के मान निकालेंगे। देखो मैंने बताया था कि पहली समीकरण में से हमें क्या मिलेंगे, a1 का मान और b1 का और c1 का। तो a1 बराबर x की गुणांक में क्या है, यहाँ पे मैंने बताया था a का मान हमेशा x की गुणांक में मिलता है, तो x की गुणांक में 1 है। समझ गए ना आप? तो यहाँ पे कितना लिख देंगे हम, 1 लिख देंगे। क्यों? x की 1 से गुणा करेंगे तो x ही आएगा। ठीक है ना? इसी तरीके से देखो b2 का मान क्या होगा। देखो y की गुणांक में कितने हैं, माइनस के 3 है, नहीं है? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस के 3। इसी तरीके से C2, देखो C2 बराबर कितने हो जाएंगे, ये भी तो माइनस के 3 है, तो C2 बराबर भी माइनस के 3 होंगे। ठीक है, नहीं? समझ गए आप बात?
और हमें पहली समीकरण से देखो हम मान निकाल रहे हैं, तो ये b1 का मान होगा -3 और ये c1 का मान होगा -3। आप समझ गए ना इतनी बात। अब हम बात करते हैं a2 की। देखो a2 में क्या है मान 3, क्योंकि x की गुणांक में 3 लिखा हुआ है। इसी तरीके से आइए देखो y की गुणांक में कितना है, b2 का मान कितना हो जाएगा -9। इसी तरीके से c2 का मान कितना हो जाएगा -2। समझ गए आप बात। अब देखो सवाल में उसने हमसे क्या कहा था, सवाल में उसने हमसे कहा है कि अद्वितीय हल हैं, किसका कोई हल नहीं है, या फिर किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में हमें बीजगणित विधि के द्वारा हल करना, तो हम अद्वितीय हल के लिए ही क्या करते हैं, चेक कर लेते। देखो अद्वितीय हल के लिए मैं अभी अभी आपको बता करके आया हूँ कि अद्वितीय हल क्या होते हैं। देखो समीकरण के a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तब हमारे कैसे हल होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं। समझ गए ना आप बात। तो देखिए मैं कहता हूँ कि यहाँ से अद्वितीय हल क्या होगा, देखो a1/a2 ठीक बराबर नहीं है b1/b2 के, ऐसी कंडीशन हमारी अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, देखो अब a1 का मान लगाओ कितना है 1, a2 का मान लगाओ कितना है 3, बराबर नहीं है ये किसके, b1/b2 के। b1 का -3 और बटे -9, एक माइनस से माइनस कैंसिल और 3 ही का ना 3 और 3 3 9, यानी कि 1/3 और बराबर 1/3। तो मैं क्या कह सकता हूँ, अभी तो ये लोग बराबर आए अभी आपस में। तो देखो यहाँ पे और कंडीशन आगे की अप्लाई होगी, c1/c2 का भी मान निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे c1/c2 बराबर, देखो क्या होगा, c1 का मान कितना है यहाँ पे -3 और बटे में -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, c1 का और c2 का मान कितना आया 3/2। तो मैं कह सकता हूँ क्या, चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के। ठीक है, बराबर बराबर थे ना ये तो मान हमारे बराबर थे, a1 और a2 का मान b1/b2 के बराबर था, लेकिन c1/c2 क्या है, बराबर नहीं है। इसलिए इसलिए समीकरण युग्म समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। समझ गए आप बात। इस तरीके से हमें एग्जाम हॉल में सवाल करना है। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर पहले का सेकंड पार्ट, और उसमें समीकरण दी गई थी 2x प्लस के y बराबर 5। पहले समीकरण को ठीक ठीक लिखिए, अचर पद को इधर ले आइए। 2x प्लस के y और माइनस के 5 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये समीकरण नंबर कौन सी हो गई हमारी, 1। इसी तरीके से दूसरी समीकरण को देखेंगे, 3x प्लस के 2y, इसे बराबर से माइनस में इधर ले आओ, क्योंकि बराबर से इधर प्लस का था, बराबर से इधर लाए तो माइनस का 8, बराबर कितना बचा 0। ये समीकरण नंबर कौन सी हो गई हमारी, समीकरण नंबर हो गई हमारी 2। अब हम a1 और a2 के मान निकाल लेते हैं। देखो a1 का मान पहली समीकरण से मिलेगा, यानी कि 2 जो है x की गुणांक में है, तो a1 का मान कितना हुआ 2 हो जाएगा। इसी तरीके से b1 का मान कितना होगा, y की गुणांक में 1 है तो 1 हो जाएगा। इसी तरीके से c1 का मान कितना होगा 5 हो जाएगा। इसी तरीके से a2 का बताओ, a2 का x की गुणांक में 3 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। b2 का मान कितना हो जाएगा, देखो y की गुणा में 2 है तो b2 का मान कितना होगा हमारा 2। फिर c2 का मान कितना हो जाएगा हमारा -8। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए पहले हम इनके मान निकाल लेते हैं, किसके, पहले निकाल लो a1/a2। a1/a2 का मतलब कितना हुआ 2/3, क्योंकि a1 का मान 2 लगाया, a2 का मान 3 लगाया। समझ गए। इसी तरीके से b1/b2, देखो b1/b2 का मतलब 1 कितने हो जाएंगे इधर से 2, क्या 2/3 और 1/2 आपस में बराबर हैं, बराबर नहीं है। समझ गए ना आप बात को। तो हम क्या कहेंगे कि a1 यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक है, समझ गए आप इतनी बात। इसलिए समीकरण युग्म के कितने हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, समझ गए।
अब सवाल में उसने हमसे एक बात और कही थी कि यदि किसी के भी अद्वितीय हल हैं तो उस समीकरण को बज्रगुणन विधि द्वारा हल कीजिए। तो आइए इन समीकरणों को बज्रगुणन विधि के द्वारा हल करेंगे अब हम। ठीक, समझ गए आप बात? तो आइए मिलते हैं प्रश्न में किस तरीके से हमें करना है। तो देखिए देखिए विद्यार्थियों, बज्रगुणन विधि को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो बेसिक सा फॉर्मूला क्या होता है उसको देखते हैं अब हम। लिखा हुआ है कि x के बटे में क्या होना चाहिए, b1, इधर से होना चाहिए c2, माइनस के b2 c1, फिर बराबर y बटे c1 a2, माइनस के c2 a1, फिर बराबर होता है 1 के बटे में a1 b2 और माइनस के a2 b1। देखिएगा इसी में हम लोग फिट करते हैं। देखो लगाओ x का मान लगाएंगे इधर से हम। ठीक, देखो x का मान लगा दो। कैसे लगाएंगे? देखो मैंने कहा कि x के बटे में b1 का मान लगाओ। पहले b1 का मान कितना था, 1 था। समझ गए आप इतनी बात? फिर उसके बाद गुणा, यहाँ पे फिर c2 का मान कितना है, माइनस के 8। फिर माइनस का साइन है, देखो माइनस का साइन है, फिर लगाओ b2 का मान कितना है, 2। फिर गुणा का निशान लगाएंगे। b2 के बाद c1 का मान कितना है, माइनस के 5। तो यहाँ पर माइनस के 5 लगाया। इसी तरीके से बराबर में बाई। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ लेंगे मेरे साथ में सवाल को कैसे किया जाता है। देखो फिर लिखा हुआ है c1 का मान कितना हमारे पास, माइनस के 5। ठीक, समझ गए? फिर गुणा का निशान लगाओ। फिर a2 का मान कितना है, 3। तो यहाँ पे लगा दो a2 का मान। फिर माइनस है तो माइनस लगा दिया। फिर c2 का मान बताओ कितना, माइनस के 8। ठीक है, समझ गए आप? फिर a1 का मान बताओ कितना, 2। तो यहाँ पे गुणा के 2, फिर बराबर। ठीक, अब हमें क्या करना, 1 के बटे में और लगाने हैं ये मान। a1 का मान कितना है, 2, लगा दीजिए 2। b2 का मान कितना है, b2 का मान भी कितना है, 2 है, तो ये भी 2 लगा देंगे। ठीक है, समझ गए? फिर माइनस का निशान। फिर a2 का मान कितना, a2 का मान देखो इधर, देखो कितना लिखा हुआ है, 3। और गुणा b1 का मान कितना है, 1। सही है, ये सारे मान हमने बड़ी अच्छी तरीके से लगाए। मान लगाओ और आंसर पाओ। ठीक है, देखो कैसे, इसे देखो x के बटे में इसे हम सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस के 8। और 5 दूनी कितने होंगे, 10, और वो भी कैसे होंगे, प्लस के। समझ रहे हैं ना आप बात? प्लस के 10 होंगे क्योंकि माइनस माइनस मिला के कितने होते हैं, प्लस के 10 हो गए। माइनस माइनस प्लस बराबर। ऐसे ही y को भी सोल्व करो। देखो 5 दिए 15, लेकिन माइनस के 15 होंगे क्योंकि पहले से ही माइनस लगा हुआ है। अब माइनस माइनस प्लस, प्लस लगा दो। 8 दूनी 16। सही है ना? इतनी बात आप लोगों की समझ में आई? बराबर। फिर हमें क्या करना है, 1 बटे में 2 दूनी 4, माइनस के 3 ही का ना 3। ठीक, इतनी बात आप सब लोग समझ गए होंगे। अब हमें क्या करना है, देखो x बटे क्या करेंगे, 10 में से जब माइनस के 8 जाएंगे तो प्लस के 2 बचेंगे, बराबर। फिर देखो y बटे कितना हो जाएगा, 16 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 1 बचेंगे, बराबर। 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 बटे 1 हो जाएगा। सही है, आप लोग समझ पाए मेरी बात को? देखिए अब हमें क्या करना है, एक बार इसको इसके बराबर रख दो और एक बार इसको इसके बराबर रख दो। ठीक, देखो इस वाले माइनस से ये वाला माइनस क्या हुआ, हमारा कैंसिल हो जाएगा। सही है, अब एक बार इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, यानी कि x बटे 2 बराबर 1 बटे 1। सही है, समझ गए आप इतनी बात? तो इसकी इधर गुणा, इसकी इधर गुणा, तो x का मान कितना प्राप्त हुआ हमें, यहाँ से x का मान मिल जाएगा हमें 2। इसी तरीके से y को भी इसके बराबर में रख लेंगे तो y बटे 1 बराबर 1 बटे 1। तो y का मान कितना मिल जाएगा हमें, इधर से 1 मिल जाएगा। ये बज्रगुणन विधि थी, इसको बज्रगुणन विधि के द्वारा हमने क्या करा, भली भांति हल करा। ठीक है, समझ गए आप? तो आइए इसी तरीके से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए पहले का तीसरा पार्ट है नहीं, इसको कैसे सोल्व करेंगे। पहले तो समीकरण के मान सही सही लगा लिए क्योंकि अचर पद हमारा एक तरफ होना चाहिए। देखो अचर पद सारे एक तरफ होने चाहिए ये। ठीक है ना, अचर पद भी हम उठा करके इधर ही ले आएंगे। कहने का मतलब ये है, बराबर के इक्वल में क्या होना चाहिए, हमारे इक्वल में 0 होना चाहिए। तो लिखेंगे 3x माइनस के 5y और माइनस के 20 बराबर 0। ये पहली समीकरण बन गई हमारी। क्यों? क्योंकि 20 प्लस का था बराबर से, इधर माइनस में ले आए। इसी तरीके से इसको सोल्व करो, 6x
-10 और -40 बराबर कितने हो जाएंगे? 0। ये समीकरण नंबर कौन सी हो गई? समीकरण नंबर हो गई 2। अब a1 का मान बता दीजिए कितना है? 3। b1 का मान कितना है? -5। c1 का मान कितना है? -20। ठीक है, इतनी बात आप लोगों की समझ में आ चुकी होगी। तो देखिए फिर a2 का मान बताइए कितना है? a2 का मान कितना है इधर से? 6। फिर b2 का मान बता दीजिए कितना है? -10। और फिर c2 का मान कितना है? -40। इसे हल करो। देखो मैंने बताया था कि a1 a2 के मान निकालेंगे। a1 अपॉन a2 बराबर 3 और बटे में कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि a1 का मान 3 था और a2 का मान 6 था। तो 3 ही का ना 3 और 3 दूनी 6। a1 अपॉन a2 बराबर कितने हो गए? 1/2 हो गए। अब निकाल लो b1 अपॉन b2 का मान। देखो कितना है b1 का मान? -5 और b2 का मान कितना है? -10। तो 5 ही का ना 5 और 5 दूनी 10। इससे ये वाला भी कैंसिल हुआ। तो 1/2। अभी तो ये दोनों मान आपस में बराबर हैं, अभी हम तुलना नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं हम ये नहीं बता सकते अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है या फिर कोई हल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मजबूरी में c1 अपॉन c2 का मान और निकाल लीजिए आप। c1 अपॉन c2। देखो c1 का मान -20 और बटे में -40। माइनस से माइनस कैंसिल, 20 का ना 20 और 20 दूनी 40। तो 1/2। ये तीनों ही मान कैसे हैं? देखो 1/2 1/2 1/2 तीनों मान आपस में बराबर हैं। तो मैं कह सकता हूँ चूंकि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के बराबर c1 अपॉन c2 के। ये तीनों मान आपस में क्या हैं? बराबर हैं। इसलिए समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे। और अनेक हल होने की कंडीशन में हमें हल करना ही नहीं है, क्योंकि उसने कहा था अद्वितीय हल है तो सोल्व कीजिए। तो ये इस तरीके से पूरा प्रश्न हो गया आपके सामने। ठीक है, चाहे तो आप लोग इसका क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका जो क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा पार्ट है, वो चौथा पार्ट आप घर से करेंगे आराम से बैठ करके अपने। ठीक, उसमें बजगुणन विधि लगेगी और मैंने आपको बजगुणन विधि कराई है। तो आपका अगर कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9675386433। ये हमारा क्या है? व्हाट्सअप नंबर है। आप चाहे तो इस नंबर पर क्या कर सकते हैं? मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी समस्या है तो। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। मैं आपको बाकी